नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक है अंतरा भाग 2। पाठ है जहाँ कोई वापसी नहीं और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। बच्चों, दो भाग हमने इसका पढ़ लिया था। इसमें मैं आपको तीसरा भाग लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें पैराग्राफ 2 पढ़ाऊंगी। उसके अंतर्गत है मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से लेकर के हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं तक का भाग मैंने इसमें लिया हुआ है, जो कि पृष्ठ संख्या 136 से 137 तक पर आश्रित है। तो बच्चों, आपने इसके पहले देखा था कि जो लेखक हैं, यह लेखक द्वारा लिखा गया जो पाठ है, यह यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है और वह सिंगरौली गए थे घूमने के लिए। तो वहां पर जो चीजें उन्होंने देखी और जो सौंदर्य वहां का देखा, लेकिन उनको एक ही अफसोस था कि यह जो प्राकृतिक छटा है, यह जो नैसर्गिक दृश्य यह दिखाई दे रहे हैं, यह औद्योगिकरण के कारण, शहरीकरण के कारण धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसा ही उन्होंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक सरकारी योजना हुई थी अमरौली प्रोजेक्ट के तहत। ये बताया गया था कि जो नवा गांव है उसके कुछ गांव जो है वो हटाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे नए उद्योग और शहर को बसाया जाएगा। वहां पे विकास के नाम पर वहां पे आवास की योजना है और वहां पर जो है वो उद्योग लगाने की योजना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो जहाँ एक तरफ विकास हो रहा है, उसी तरफ वहीं दूसरी तरफ जो है वह प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है। इसी बात को इस पाठ में लेखक ने बताया है और उसके लिए जो विस्थापित लोग हैं, जो वहाँ पहले रह रहे थे जो लोग, वह लोग जब वहाँ से हटते हैं, जब वह दूसरी जगह जाते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है, उनकी क्या पीड़ा होती है, उसका वर्णन भी इसमें पाठ में लेखक ने किया है। तो इस पैराग्राफ में बच्चों हम यही अब पढ़ेंगे। लेखक ने कहा कि उन्होंने टिहरी गढ़वाल के बारे में जो पढ़ा था और जो जाना था, जो अनुभव उनको था कि वहाँ पर भी जो है औद्योगिकरण के नाम पर कुछ पेड़ काट दिए गए थे, कुछ गांव जो है वहाँ से हटा दिए गए थे। तो उसको उन्होंने सुना था। अब यहाँ पर आकर के उन्होंने उस चीज को स्वयं अपनी आंखों से देखा। चूंकि वहां गए थे तो वहां की स्थिति को उन्होंने देखा कि किस तरह से अभी यहाँ का वातावरण है और जब यहाँ पर यह लोग यहाँ से हटा दिए जाएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी। उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसी अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुले मन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि जो लोग अपने मूल पैतृक गांव से जो वहां से विस्थापित होते हैं, वह पहले कैसे थे, किस तरह के स्वच्छ वातावरण में रहते थे, किस तरह का उनका जीवन था, कितने वो प्रकृति के नजदीक थे। और बाद के शहर के जीवन को देखते हैं कि किस तरह से वह संकुचित जगह में और किस तरह के वातावरण में वह रहते हैं। तो उन्होंने उसी अमझर गांव का जो है जो देखा था, उन्होंने उसी का वर्णन किया है। पेड़ों के उस अमझर गांव का जो दृश्य पाठ में लेखक ने बताया है वो इस तरह से है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोंपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। कहें कि अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो ऐसा लगेगा जैसे समूची जमीन पर एक झील है। क्योंकि इस समय बच्चों, शुरू में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यह जो वर्णन इसमें किया गया है जिस मौसम का, उस समय जुलाई का अंत था और बारिश के बाद खेतों में चारों तरफ पानी लगा हुआ था और धान की रोपाई हो रही थी। तो बस में यदि सफर करेंगे तो जाते समय ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जो इलाका है वह एक झील में तब्दील हो गया है। एक अंतहीन सरोवर जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, ढोर डांगर आधे पानी में और आधे ऊपर तैरते दिखाई देते हैं।
ऐसा लग रहा है मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो या पानी में धंस गया हो। किंतु लेखक ने बताया कि यह सब क्या है, यह भ्रम है। तो यह अमझर गांव का उन्होंने उल्लेख किया है। अब बच्चों जो इसमें देखेंगे, जो अगला पॉइंट है कि अमझर गांव के अंदर प्रवेश करने पर झुकी हुई औरतों द्वारा धान के पौधे की रोपाई का वर्णन करना। तो जब लेखक वहां पर गए, नवा गांव में गए, तो नवा गांव जो है वो 18 छोटे छोटे गांवों से मिलकर के बना है। तो ये मैंने आपको इसमें पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर जब अमझर गांव में गए, उस नवा गांव में भी एक गांव है जो अमझर नामक है। तो अमझर की विशेषता क्या है गांव की? अमझर गांव में पहले आम जो है बहुत थे और वह झरा करते थे, तो उसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। जब वो अंदर गए तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसका वर्णन उन्होंने किया है। कह रहे हैं कि जो चारों तरफ पानी था, ऐसा लग रहा था झील है, सरोवर है, लेकिन यह सब कुछ भ्रम था। यह उनको लगा था पहले कि जैसे बाढ़ आया हो और बाढ़ के आने से चारों तरफ पानी भर गया हो, लेकिन कह रहे हैं कि यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत हैं। कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गांव के भीतर चलें, तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पांत में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही हैं। तो उसका उल्लेख उन्होंने किया है। गांव में वो और अंदर प्रवेश किया और जो उन्होंने देखा वह यह देखा कि गांव की जो औरतें हैं वह धान के पौधों की रोपाई कर रही हैं। और वो औरतें कैसी हैं, चूंकि पहाड़ी दृश्य है और पहाड़ी औरतों का उल्लेख भी है यहाँ पे, तो को उन्होंने उसी तरह का बताया है। उनके सौंदर्य का भी वर्णन उन्होंने किया है कि वे सुंदर हैं, सुडौल हैं और धूप में चमचमाती हुई। अपने सिरों पर चटाई के किस्तीनुमा हैट उन्होंने अपने बांध रखे हैं ताकि धूप न लगे। तो कह रहे हैं कि उस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। तो वो महिलाएं जो है वो कैसी लग रही थी? ऐसी लग रही थी जैसे चीनी औरतें या वियतनामी औरतें जो सिर पे बड़ी बड़ी हैट लगाए हुए, टोपी लगाए हुए फिल्मों में या चित्रों में दिखाई देती हैं, उसकी तरह वो औरतें भी लग रही थी। लेखक ने बताया कि जब वो वहां अंदर गए तो उनको आभास हुआ कि अच्छा कोई बाहर से आया हुआ है। तो उसका उल्लेख उन्होंने किया कि पहले तो झुक करके वो धान की रोपाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही आभास हुआ कि कोई आगंतुक यहाँ पे आया हुआ है, तो वैसे ही उनकी जो निगाहें हैं वह उनकी तरफ उठी। उन्होंने उनको देखा और उसका उल्लेख बच्चों लेखक ने जो किया है वो इस तरह से उन्होंने कहा कि जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठा कर के चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं, बिल्कुल उन युवा हिरणियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वन्य स्थल में देखा था। तो यहाँ पर उन औरतों की तुलना जो है वो किससे की गई है? हिरनियों से, युवा हिरनियों से भी की गई है, जिसको कान्हा के वन्य स्थल में देखा था। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती हैं। हिरनी जो होती हैं वह भयभीत होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दिखाया गया जो महिलाओं को परिश्रम करते हुए उनको ये दिखाया गया कि वह डरने और भागने वाली नहीं है, बल्कि वह मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुका करके अपने काम में डूब जाती हैं। लेखक कह रहे हैं कि यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है कि अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत है कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटियामेट हो जाएगा। मटियामेट हो जाएगा मतलब जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये जो महिलाएं धान की रोपनी कर रही हैं, जो वहाँ फसल उपजाई जा रही है, कुछ ही समय बाद, कुछ ही वर्षों बाद यहाँ पर नए नए उद्योग लगा दिए जाएंगे, वहाँ शहरीकरण हो जाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी जाएंगी। यह सब उन देख करके जो है वो लेखक को यह विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ ही वर्षों में ये सारी जो सुंदरता है यहाँ की और जो विशेषता है वह सब नष्ट हो करके एक औद्योगिकरण का रूप ले लेगी। करें कि वहाँ के जो झोपड़े हैं, खेत, ढोर मतलब जानवर, आम के पेड़, सब क्या होंगे? एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएंगे। तो लेखक को यह बहुत पीड़ा है कि इस तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे, उसे काट करके इस तरह का जो विकास किया जा रहा है वह पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है।
तो उसके लिए भी लेखक ने ये कहा है, लेखक द्वारा गांव के सौंदर्य को देखकर तथा फिर यह सोचकर कि यह सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा। जाहिर सी बात है, जहां आज इतना सुंदरता, इतना नैसर्गिक सौंदर्य पसरा हुआ है, वहीं क्या होगा, वहीं ये सारी सुंदरता, यह सारा प्राकृतिक सौंदर्य सिर्फ ईंट और गारों के बीच में दब करके रह जाएगा। कह रहे हैं कि और यही युवतियां जो आज खेतों में काम करती हुई नजर आ रही हैं, यही क्या करेंगी, यही हंसते मुस्कुराते हुए भोपाल, जबलपुर या बैढन की सड़कों पर पत्थर को तोड़ती हुई दिखाई देंगी। यानी उनका खुद का जो अपना कार्य है वह उनसे छूट जाएगा और वह क्या करेंगे, किसी उद्योग में रोजगार के लिए इस कार्य को करेंगे और परिश्रम करेंगी। तो ये सारी स्थितियां जो है लेखक के मन को विचलित करती हैं। कुछ वर्षों बाद उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी। लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो विकास के नाम पर जो औद्योगिकरण स्थापित होंगे, जो शहरीकरण स्थापित होगा, उससे बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें तो बन जाएंगी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके जेहन में, उनकी याद में उनका यह गांव मात्र एक तस्वीर की तरह, एक स्वप्न की तरह, धुंधले स्वप्न की तरह रह जाएगा। और लेखक ये कह रहे हैं कि उन्हें तो शायद यह पता रहेगा ही, लेकिन जो उनके आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें शायद कभी यह भी मालूम नहीं होगा कि आज जहाँ ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और नए नए औद्योगिक चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, वहाँ पर पहले क्या था, उनके पुरखों का गांव था और जहाँ आम झरा करते थे। लेखक द्वारा यह बताना कि यह लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपनी घर जमीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। निर्वासित कर दिया है मतलब निकाल दिया है वहां से। इस तरह से बच्चों ये देखेंगे आप, चित्र है, इसमें धान की रोपाई करती हुई जो है वो महिलाएं हैं और किस तरह का कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितनी स्वच्छता और कितना मनोरम दृश्य है। अब कुछ ही वर्षों बाद यह जो दृश्य है यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊंची इमारतें, ऊंची बिल्डिंगें स्थान घेर लेंगे। लेखक द्वारा यह बताना कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो विस्थापित लोग हैं उनकी पीड़ा का वर्णन किया गया है कि वह अपने मूल परिवेश से, चूंकि वह जिस क्षेत्र में रह रहे थे, अगर वह वहां से हट करके दूसरी जगह उनको स्थापित भी किया जाता है, तब भी जो वातावरण जिसमें वो रहने के आदी हो चुके थे, जो उनका अपना घर था, जो उनके लिए जो सूट करने वाली जलवायु थी, जो उनके हिसाब से अपनी दिनचर्या थी, वह सब क्या होगी, वो सब नष्ट हो जाएगी और वह आधुनिकता के पैमाने में ही ढल जाएंगे। उनको उसी तरह से ढलना होगा जो कि उनके लिए कष्टदायी होगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ तक का पैराग्राफ था। अब पैराग्राफ पर आधारित जो है वो लघु प्रश्न है। लेखक ने विस्थापित हुए लोगों की जिंदगी के बारे में क्या बताया। उन्होंने ये बताया कि जो विस्थापित हुए लोग हैं वह पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, उनकी पूरी स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है कि जो लोग विस्थापित होकर के आते हैं शहर में, हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की जो स्थिति है, जो स्लम्स एरिया हैं, जो भयावह बस्तियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ी हैं, तो उन सब का उल्लेख भी इसमें लेखक ने किया हुआ है। विस्थापन से पहले लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी उसका भी उल्लेख किया है। जब वो अमझर गांव गए तो उन्होंने देखा कि इतनी सुंदरता यहाँ पर है, इतने खुशहाल लोग हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद जो है यह क्या होगा कि अमरौली प्रोजेक्ट के तहत ये सारा जो स्थान है, ये सारी जो जगह है, वह ऊंची ऊंची बिल्डिंगों और औद्योगिकरण के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं वो क्या होंगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। लेखक ने अमझर गांव में प्रवेश करने पर क्या देखा। उन्होंने यही देखा कि जो महिलाएं हैं वह धान की रोपाई कर रही हैं। लेखक ने धान की रोपाई करती हुई महिलाओं की तुलना किससे की है, वियतनामी या चीनी औरतों से उनकी तुलना की है। लेखक के अनुसार किसको यह पता नहीं होगा कि यह उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। तो लेखक ने यह अफसोस जताया है कि जो पीढ़ी वर्तमान में है
उसको तो शायद सपने में याद रहेगा कि हमारा गांव यहाँ हुआ करता था, हम ऐसा जीवन जीते थे। लेकिन उनकी आने वाली जो जनरेशन है, उनकी आने वाली जो संतानें हैं, उन्हें तो शायद यह भी नहीं पता चलेगा कि यह उनके ही पुरखों की ज़मीन है, जहाँ पर आम झरा करते थे। तो इस गांव का नाम ही क्या है? अमझर है। इसलिए लेखक ने उसको यही बताया है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इस पे पैराग्राफ पे आधारित लघु प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।